गंदम की सुनहरी बालियों से सुनहरी रंगत वाली लड़की आज फिर मंजू के ख्वाब में अटपकी। और आज फिर वो परेशान सूरत, आंखों में आधी नींद भरे उठ के अपने ख्वाब को सोचने बैठ गया। अजीब ही मामला दरपेश था उसे। कितने दिनों से वो खुद को एक बेवा के शहर से निकालने में नाकाम हो रहा था। बारह सर को झटकता, ख्याल तब्दील करने की भरपूर सी करता, मगर बेसोध। ज़ैनब फिर से कोई दरवाज़ा खुला पाकर जहन के दरीचों में घुस आती, ख्यालात के बाला खानों में आंचल लहराती। मंजू की धड़कनें अतल पुतल करती रहती। अब तो दिमाग के साथ दिल की रियासत पर भी ज़ैनब ने ज़बरदस्ती अपनी तजदहानी जमा ली थी। गोया मंजू के दिलो दिमाग की वही अकलौती वारिस हो। मंजू खुद को समझाता, कोसता और मलामत करता कि अब तो कब्र की तरफ रुख किए बैठा हूँ। जब वक्त था तब तो चिरागों में तेल ना था, तो अब क्या सूझी तुझे इश्क लड़ाने की। दुनिया हंसेगी तुझ पर, मोहल्ले में किसी को बनक भी पड़ गई तो कितना कोसेंगे। अंधे को दुनिया देखने के लिए दो आंखें दरकार होती हैं, और बीनाओं को पतंगर बनाने के लिए सिर्फ एक बात। कोई किनारा मिला नहीं कि मखलूक के हाथ ठाठा लगाने को शुगल आ गया। मंजू की अपने दिलो दिमाग से ये लड़ाई पिछले एक हफ्ते से जारी थी। दिन भर खुद से लड़ता, अपनी कैफियत पर काबू पाता, अपनी बेमहार सोचों के दहारे में बहता रहता, मगर शाम पड़ते ही खुद पे लगाए गए सारे पहरे तोड़कर उसके कदम ज़ैनब के कूचे की ओर उठ जाते। कोई पहरा वो ज़ैनब की तरफ एक झलक देखने को जहाँ वहाँ टहलता, हिले बहानों से गुजर देता। ऐसा हरगज़ ना था कि कमज़ोर वजूद और दरमियाने कद का मालिक बूढ़ा मंजू कोई रंगीन मिजाज शख्स रहा था। जवानी की दौर क़यामत में भी उसकी तबीयत में रुमानियत मफकूद थी, बल्कि उसने तो अपने शबाब में भी ऐसी कोई कहानी न छोड़ी थी जो मंजू का नाम ज़बान-ए-ज़द आम लाने का बास बनती। तो इस कदर सादा और कम गो तबीयत का मालिक था कि अपना हक और हिस्सा तलब करने से पहले भी 100 बार सोचा करता। पैदा हुआ तो बाप ने बड़े चाव से उसका नाम मंजूर अहमद रखा, मगर माँ पैदाइशी तोतली थी, सो उनकी ज़बान मंजूर से आशना ना हो सकी। मंजूर पहले अपनी माँ और फिर रफ्ता रफ्ता सब के लिए मंजूर बन गया, और कुछ सालों बाद मंजूर भी मुख्तसर हो गया। मंजू बच गया। घर की पहली और इकलौती नरीना औलाद होने के नाते मंजू के हिस्से में वालिदैन की तरफ से बेपनाह मोहब्बत और अपनाइत आई। मंजू के बाद 2 साल के वक्फों से 3 बेटे हुए। अभी 10वां दर्जा भी पास ना किया था। माँ बाप अपनी तीनों बेटों का बोझ और जिम्मेदारी मंजू के कमज़ोर कंधों पर डाल के मुल्क कदम के राही हो गए। वालिदैन के गुजर जाने के बाद मंजू ने अपनी पढ़ाई और अधूरी छोड़कर और 4 पैसे जोड़कर मोहल्ले में छोटी सी दुकान डाल दी। दिन भर दुकानदारी करता और रात के दर बंद करके घर लौटता। थकन इतनी ज़्यादा होती कि बहनों से भी ना बांट पाता, और चारपाई पर कमर टिकाते ही सुध बुध हो जाता। अगले दिन का सूरज उभरने से भी कबल मंजू फिर अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा होता। जिंदगी यूं ही गनचक्कर बनी रही, और जाने कितने साल दबे पांव पेज में से खिसक गए। घर में पीछे बैठी 3 जवान और कुंवारी बहनों का पास था। यह आखिरी दर्जों को पहुंची हुई मंजू की शराफत के अपनी गली से गुजरते हुए भी निगाहें ज़मीन पर रख के चलता कि किसी मिट्यारन से इश्क लड़ाता, किसी गैर औरत पर जाने वाली बेख्तियार नज़र के अलावा दूसरी निगाह डालना भी हराम समझा कि घर में अपनी भी 3 जवान बहन बेटियां हैं। मोहल्ले भर में मंजू की शराफत ज़रबुल मिसल थी, और माएँ अपने जवान बेटों को मंजू की मिसाल देकर शराफत के सबक पढ़ाती। कभी खुद को संवारने की तमन्ना न रही, कभी बालों को तेल लगाया, और ना ही कभी किसी ने मंजू को खुशबू लगाकर घर से बाहर निकलते देखा।
हमेशा मिट्टी रंग कपड़े जेब तन किए। एक बार इस सवाल पर बहनें मंजू के लिए कुरकुराते हुए सफ़ेद थान से जोड़ा कटवा के लाई तो मंजू ने पहनने से इनकार कर दिया और बोला, मन मैला हो तो तन पे उजाले कपड़े डालने से भला क्या हासिल। दुकान छोटी सी थी, आमदन कम थी और महंगाई ज़्यादा। फर्नीचर और सोने के बाऊ आसमान से बातें करते थे। वक्त गुजरता चला गया और बड़ी दो बहनों के जहेज जोड़ते जोड़ते मंजू के अपने सर में चांदी के तार झांकने लग गए। तीनों बहनें मंजू से बारहा अपनी शादी के लिए इसरार करती, मगर मंजू ने जैसे कसम खा रखी थी, तीनों हमशेरा गान के हाथ पीले नहीं होते, वो अपने सर पर सेहरा नहीं सजाएगा। दोनों बहनों के फ़र्ज से सरखरू हुई और तीसरी बहन के अबरात उठने तक मंजू अपनी उम्र के उस हिस्से में आ पहुंचा कि उसे अपनी शादी का सोचकर ही हंसी आ जाती। उसने अपने अकेलेपन से याराना बांध लिया था। अजीब है, कोई सादगी और खलवत पसंदी बरी थी। उसकी तबीयत में 2 वक्त की रोटी होटल से खा लेता, मगर किसी पर बोझ बंधना मंजू को हरगिज़ गवारा ना था। पहले मोहल्ला में कोई बड़े बुजुर्ग ने मंजू को पास बिठाकर समझाया और शादी का मशवरा दिया, मगर मंजू मान के ही ना रहा। वो इस हकीकत को तस्लीम कर चुका था कि अब ख्वाब देखने की उम्र गुजर चुकी है। यूं भी तन्हा रहने की आदत अब उस कदर पुख्ता हो चुकी थी कि वो अपने गर्भ में किसी नई हस्ती का वजूद अजाफी समझता। बिलाखिर बड़े बुजुर्गों के साथ साथ बहनों का इसरार भी दम तोड़ गया। वो अपनी औलाद और ज़िंदगी के बखेरों में यूं उलझ गई कि महीनों अकलौते भाई की खैर खबर लेना याद न रहता। ज़िंदगी अपनी मखसूस डिगर पर चलती रही और मंजू का सर मुकम्मल सफ़ेद हो गया। ढूंढने से भी कोई काला बाल ना मिलता। उसने ज़िंदगी के 5 अशरे भी गे बरसों में पूरे कर लिए थे और अब छठे की तरफ दौड़ थी। अब तो उसका अपना शुमार भी मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों में होने लगा था और छोटे लड़के लड़कियों सब उसे चाचा मंजू के नाम से मुखातब करते। फिर अब उसे बुढ़ापे में दिल पर ऐसी क्या आफत आ पड़ी थी कि वो ज़ैनब की उदास आंखों में जा गिरा। अभी हफ्ता भर पहले ही उसने मोहल्ले की एक शादी में स्याह लबादे में मलबूस मगमूम सूरत उदासी के मुजस्मे को देख लिया। तब से हराम है जो रात को मुकम्मल आँख लगी हो या दिन में दुकान पर बैठे चैन आया हो। रात को बिस्तर पर करवटें बदलता रहता और दिन में दुकान पर पहलू। अंदर एक कश्मकश थी जो बढ़ती चली जा रही थी। उसने हर मुमकिन कोशिश की कि इस नई नवीली मोहब्बत के एहसास को दिल में ही दबा दे, मगर बेसूद। बाहर निकलता तो घबराहट बढ़ जाती कि कोई इसकी आंखों में ज़ैनब की तस्वीर ना देख ले या फिर उसके चेहरे पे दर्द उसका भेद ही ना जान ले। हफ्ते भर से यही हाल था। दिन भर ज़ैनब को सोचता, रात होती तो वो मंजू की पलकों पर आ बैठती और फिर मंजू तारे गिनना शुरू कर देता। गिनती भूल जाती और ख्याल टूट जाता तो खुद को डांटता, ये क्या बचपना है मंजू, कुछ तो होश कर। मन का बोझ ताकत से बढ़ने लगा तो वो आधी रात को उठ खड़ा हुआ और खुद से 7-8 साल छोटे अपने इकलौते यार अब्दुल समद का दरवाज़ा दर दर पीटने लगा। सब खैर तो है ना बूढ़े, क्या हो गया है तुझे? अदा खिली आंख में हैरत समोए अब्दुल समद ने अपने यार को देखते दरियाफ्त किया। वो हमेशा मंजू से अपनी कम उम्री का फ़ायदा उठाया करता था और मंजू को बूढ़े के लक़ब से चुराता। खैर ही तो नहीं है समदू, तो चल मेरे साथ। घर क्यों ऐसी क्या आफत आ पड़ी? कुछ फूटोगे भी? समदू का फिक्री लहजा चंबे की बात ना थी, मगर मंजू यहाँ गली में खड़े होकर भला कैसे अपने दिल पे हुई वारदात का किस्सा सुना सकता था। समदू के बाजू से पकड़कर घसीटते हुए अपने साथ घर ले आया और शुरू से आखिर तक राम कहानी सुनाई और अब समदू के कह के दीवारों से सट टकरा रहे थे। मंजू ने बेमुश्किल समदू के मुंह पर हाथ रख के उसके कहकों का गला घोंटा
तो आज साबित हुआ कि 60 को पहुंचते ही बूढ़े सिठा जाते हैं। समदू के कह के थम चुके थे, मगर मुस्कुराहट और शरारत नहीं। 60 नहीं, सिर्फ 57। मंजू ने आंखें दिखाकर अपनी उम्र की तस्हीह करना भी लाजमी समझा। मगर सिठा तो गए हो ना, वो बेवा है बेचारी, शादी के पहले साल ही खसम मर गया था। उसका अब क्या करूं? हो गई है मोहब्बत तो हो गई बस। जाने क्यों मंजू लफ्ज़ मोहब्बत पर एक पल को अटक सा गया। बूढ़ा कहता जो था ब्याह कर ले वक्त पर, मगर नहीं। अब इस उम्र में इश्क चरा है तुझे, मेरे मुंह पर तो हाथ रख लिया है। तुमने दुनिया के कह के कैसे रोक पाओगे? मंजू का दिल बैठने लगा, लबों पर कुफल पड़ गई, खामोशी बढ़ गई। तो समदू उठ के अपने घर सोने चल दिया और मंजू अपने बिस्तर पर करवटें बदलते हुए फिर से तारे गिनने लगा। सुबह फूट गई, सितारे छुप गए। वो कई बार गिनती भी भूल गया, मगर आज खुद को हंसते हुए नहीं डांटना कि ये क्या बचपना है, ये क्या बचपना है। मंजू कुछ तो होश कर। अगले दिन मोहल्ले के सबसे उम्र सीधा बुजुर्ग रहीम चाचा दुकान पर आए तो मंजू ने लाशौरी तौर पर बातों बातों में वही मोहब्बत का उम्र से तल्लक पूछा। तो रहीम चाचा बोले, मंजू मियाँ, ये मोहब्बत तो बड़ी बुरी बला है, कभी भी चिमट जाए तो कमीनी छोड़ती ही नहीं। अपनी जवानी में मेरे सर पे भी ये भूत चढ़ गया था। अल्लाह बख्शे, अब्बा जी को मेरी बहुत दुर्गत बनाई थी। सारे कसबल निकाल दिए, मगर मोहब्बत का भूत मेरे सर से फिर भी न उतरा। मुझे गर्भबदरी और आग करने की भी धमकी दे डाली थी, मगर मैंने जिद बांध ली, शादी करूँगा तो सिर्फ जनते से, वरना और किसी से भी नहीं। अब्बा की जिद हार गई, मेरी मोहब्बत जीत गई और मैं जनते को अपनी जनानी बना के घर ले आया। मोहब्बत बड़ी जिद होती है, मंजू जिद पे अड़ जाए तो अपनी मनवा के छोड़ती है, भले कायनात भी मुखालफत में क्यों न उठ खड़ी हो। हार मान ले तो कुल पूंजी लुटा कर भी घुटने टेक सर झुकाए रहती है। हाय क्या ज़माना था, वो तुमने भी आज क्या याद करा दिया। मंजू रहीम चाचा अपने मोहब्बत नामे में सवाल फरमोश कर बैठे। मंजू रहीम चाचा अपने मोहब्बत नामे में सवाल फरमोश कर बैठे तो मंजू को फिर से सवाल करना पड़ गया। चाचा, पर कोई उम्र भी तो होती है, एक वक्त होता है। भी कल ही अखबार में पढ़ा कि 70 साला बूढ़े को 16 साला लड़की से इश्क हुआ और वो उसे दुल्हन बना के घर ले आया। ये भला क्या उम्र हुई? मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती मंजू, ये कभी बूढ़ी नहीं होती। अब हयात पी रखा है नगोरी ने। रहीम चाचा के जवाब से मंजू को कुछ ठंड पड़ गई, मगर फिर दिल के किसी कोने से आवाज़ सुनाई दी, ये क्या अब बहाने ढूंढ रहे हो, तवीलें गर रहे हो? खुद को झूठी तसल्ली देने से क्या दुनिया तुम पर हंसना तर्क कर देगी? मगर फिर से कहीं कुछ बगैर आवाज़ टूट गया और वो खुद से अज़म करने लगा, मैं अब अपने दिल पर काबू रखूँगा और ज़ैनब की रसवाई का बायस हरगज़ ना बनूँगा। मंजू ने खुद से अहद बांध लिया, मगर शाम होते ही वो सारे अहद तोड़कर एक बार फिर ज़ैनब को देखने रहट पर जा पहुंचा। मंजू दिन रात उसी लम्हाती दर्शन के लिए बेचैन रहता और जब ज़ैनब सर पर गरा रखे कुछ फासले से गुजरी तो मंजू की धड़कनें बेतरतीब होने लगी, टांगों ने कांपना शुरू कर दिया। उसने रोज़ की तरह खुद की हिम्मत बढ़ाई और बात करने के लिए आगे बढ़ने पर उकसाया, मगर ज़मीन ने मंजू की टांगें जकड़ ली और उसकी सांसें यूं अथल पुथल होने लगी जैसे वो दमे का पुराना मरीज़ हो। ज़ैनब गरे समेत गुजर गई और मंजू रोज़ की तरह खुद को कोसता नाकाम नामराद वापस लौट आया। कोई 4 माह भी नहीं गुजरे होंगे कि बूढ़े मंजू को सच में सांस की तकलीफ़ रहने लगी। रात को सोए सोए उठता और गला पकड़ के बैठ जाता। ज़्यादा चलने या काम करने से सांस फूलने लगती।
सुबह की चहलकदमी भी मौकूफ़ हो गई और ज़ैनब की यक लम्हाती दर्शन भी छूट गई, मगर मंजू ने अपने मिजाज मुताबिक तलालत की खबर तक किसी को न दी, यहाँ तक कि मुस्तकिल तौर पर बिस्तर न पकड़ लिया। हालांकि हकीम साहब का नुस्खा भी बाकायदगी से दे रहा था, मगर जूं जूं दवा की कि मुसद्दक मर्ज बढ़ता गया, क्यों बूढ़े हो गया तेरा इश्क पूरा। समदू ने 4 दिन यार की दुकान बंद देखी तो घर चला आया। ये वो मंजू तो नहीं था, बल्कि जैसे मंजू की जगह बिस्तर पर हड्डियों को पिंजरा किसी ने रख दिया हो। कमरे की बेतरतीबी रूज पर थी। कोने में रखे गरे का पानी पेंदे से लगा था। इश्क कहाँ पूरा होता है, समदू दिन पूरे हो जाते हैं। बंदे के एक ज़िंदगी नाकाफ़ी होती है। पूरे इश्क जीने के लिए बस इतनी सी हिम्मत थी तुझे में कि 4 माह में बिस्तर पकड़ लिया। समदू ये आदत को आया था, मगर नश्तर चुबोना भी ना भूला। मंजू के लब मुश्किल तबस्सुम में खुल सके। मैंने सोचा था बूढ़े का इश्क कोई नया चांद चढ़ाएगा, कोई नया गुल खिलाएगा, महल्ले के हाथ कोई नया शगुफा आएगा, मगर तुमने मुझे बिल्कुल ही मायूस किया बूढ़े। दिल तो बहुत करता था समदू, मगर ज़ैनब की रसवाई का ख्याल आ जाता बस। पहले ही वो करम जली बड़ी जवानी में अपना सुहाग लुटवा बैठी, अब मज़ीद बदनाम हो जाती। मंजू ने खांसते हुए जवाब दिया। सांस फिर से उखड़ने लगी। अच्छा सुन, सांस का कुछ भरोसा नहीं कब छूट जाए। अकेला जिया हूँ, मर खप जाऊँ तो यह संदूक तुम संभाल लेना। समदू ने मंजू की सारी संजीदगी एक बार फिर कहके में उड़ा दी, मगर बुरा मंजू ठीक तीसरी रात के तीसरे पहर सच में मर खप गया। बेज़र मंजू ने जिस खामोशी से ज़िंदगी गुजारी थी, उसी खामोशी से दुनिया छोड़ भी दी। समदू को गहरा सदमा लगा। वह भी बेयकीन था, इतना रोया कि चुप कराने वाला कोई न था। बहनें, बांजे, अहला मोहल्ला सब मंजू के घर में इकट्ठे हो गए। मंजू को कब्र में उतारने के तीसरे दिन समदू ने अपने पैसों से यार की खैरियत की ख़त्म कुरान करवाया और संदूक अपने घर ले गया। खोल के देखा तो अंदर मंजू के 4 तह लगे कपड़े, नज़र का चश्मा, सुरमा सिलाई, कुछ पैसे और एक कागज़ के सिवा कुछ भी न था। कागज़ खोल के देखा तो लिखा था, सुन यार, मेरी बहनें अपनी ज़िंदगियों में खुशखरम और आसूदा हाल हैं। अपनी ताकत और इस्तात मुताबिक हमशीरे गान के लिए बहुत कुछ किया। अब ये एक संदूक बची है जो तुम्हारी हुई। 4 जोड़े हैं, किसी बेलबास फ़कीर को दे देना। कुछ पैसे रखे हैं, मेरी जुमेरात करवा देना। ऐलान करवा देना कि मंजू ने दुकान का कर्ज साहब मकरूज़ों को बख्श दिया है, उसे भी दिल से बख्श दीजिए। यह घर और दुकान ज़ैनब के नाम कर रहा हूँ। देख तेरा यार हूँ ना, हो सके तो अपने बड़े बेटे का निकाह ज़ैनब से करवा देना। कब्र में तेरे बूढ़े यार की रूह को सुकून मिल जाएगा। तहरीर ख़त्म हो चुकी थी। समदू ने पुरनाम आँखों के साथ कागज़ को तह लगाकर वापस संदूक में रखा और ज़ेर लब बुरबुराने लगा।